हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में, टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारामापी। तो आज अपन इसके अंदर गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चल कुंडली का मतलब है कि इसकी कुंडली चलती है यानी मूव करती है। तो कोई भी कॉइल अगर मूव करती है और उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर बनता है तो उस गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं अपन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। है क्या, अभी लास्ट अपन वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू अपन ने पढ़ा था NIA/B sin थीटा, और NIA को हमने M नाम दिया था तो टॉर्क इक्वल टू आ गया था MB sin थीटा। इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी कॉइल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम सस्पेंड कर देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसके अंदर अगर हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने से ये कॉइल क्या करने लगती है, रोटेशन करना शुरू कर देती है, और रोटेशन करके इसकी जो साम्य अवस्था है यानी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस कंडीशन में ले जाने की कोशिश करती है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम एक डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी। क्या है धारामापी, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। कंसेप्ट यही है, टॉर्क का यूज करते हुए हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी ऐसी गैल्वेनोमीटर जिसके अंदर कॉइल मूव करे, चलना शुरू कर दे कुंडली, तो ऐसी कुंडली को बोलते हैं चल कुंडली धारामापी। ठीक है, अब ये जो कॉइल है इसमें दो टाइप का मूवमेंट संभव है। तो किसी भी कॉइल को आप घुमाना चाह रहे हैं यानी रोटेशन कर सके, मूवमेंट कर सके, तो इसको घुमाने के लिए आप किस तरीके से घुमा सकते हैं। तो इसके दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है, इस कॉइल को अगर आपने यहाँ पर किसी छेद करके यानी तार बांधा और तार से लटका दिया, तो जैसे हम लटका देंगे तो लटकी हुई कुंडली घूमना शुरू कर देगी। तो ये कॉइल जब घूमती है लटकती हुई, तो लटकने को हिंदी में बोलते हैं निलंबन, अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंड। तो पहली टाइप की जो कॉइल होती है वो कहलाती है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरे तरीका ये हो सकता है कि इधर हमने तार लगाया, इधर तार लगाया, दोनों फिक्स कर दिए, ऊपर नीचे हमने इसको बांध दिया और रिम लगा दी, वेयरिंग लगा दी, रिम नहीं वेयरिंग, पहियों में जो वेयरिंग होती है, और वेयरिंग लगाकर हमने इसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये फ्रीली मोशन करना शुरू कर देगी दो फिक्स एंड के बीच में। तो जब इस तरीके से हम उसको फिक्स कर देते हैं तो इसको बोलते हैं पिवोटेड, यानी कील लगाकर उसको फिक्स कर दिया तो कहलाती है पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कील कित कुंडली धारामापी। तो दो टाइप की धारामापियाँ होती हैं। तो पहली कहलाती है निलंबित कुंडली धारामापी यानी सस्पेंडेड कॉइल को सस्पेंड किया और गैल्वेनोमीटर। दूसरी होती है कील कित, यानी इसको कील लगाकर फिक्स कर दिया, कील कित, हिंदी में कील कित बोलते हैं, कुंडली यानी कॉइल और धारामापी। पिवोटेड कर दिया, पिवोटेड कॉइल। पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये दो टाइप की गैल्वेनोमीटर होती है, दो टाइप की धारामापियाँ होती हैं जिनके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। जनरली लेबोरेटरी में आप जो यूज़ करते हैं वो ये वाली गैल्वेनोमीटर, तो पहले ये बनाई गई थी, उसके बाद उसमें थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, थोड़ा सा उसके अंदर सुधार करके जो दूसरी गैल्वेनोमीटर बनाएगा वो ये है जो आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो पहला गैल्वेनोमीटर अपन पढ़ने वाले हैं तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है समझेंगे ध्यान से। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा समझने का है, आसान टॉपिक है, केवल थ्योरेटिकल है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन का काम कम है, थ्योरेटिकल कंडीशन है। तो क्या काम करना है, एक कॉइल हमने ली जिसको सस्पेंडेड करते हैं यानी लटकाते हैं, तो उसके लिए हमको एक कॉइल चाहिए, जनरली रेक्टेंगुलर यानी आयताकार हम इसमें कुंडली देते हैं। सामान्यतः हो सकती है वर्गाकार भी हो यानी स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। जनरली हम जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं। हमने मान लिया ये P, Q, R और ये S, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, इसको एक रिजिड एंड से यानी दृढ़ सिरा है उससे हम इसको सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं।
लटकाते हैं तो लटकाने के लिए हम यहाँ पर जो चीज़ यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है कि जो चीज़ यूज करते हैं तो ऐसी चीज़ यूज करते हैं जैसे हम उसको लटकाते हैं और घूमना शुरू करें, करंट फ्लो किया वो घूम जाएगी तो जो पत्ती हमने या जो तार लगाया है उसके अंदर मरोड़ आ जाएंगे, ऐंठन आ जाएंगे। तो ऐंठन आने से वो ऐंठन खुल जाए, ऐसा नहीं कि हमने उसको कर दिया और अमेट दिया और छोड़ेंगे तो वापस नहीं खोलेंगे, तो एक बार ही आपका गैल्वेनोमीटर यूज आएगा, बाकी आपको फेंकना पड़ेगा। तो ऐसा हम मटेरियल यूज करते हैं जो खुल जाए। तो क्या यूज कर सकते हैं? सामान्य तौर पर हम इसमें यूज कर सकते हैं रबड़ का, धागे का, या इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। लेकिन रबड़ या धागा ये कैसे होते हैं? इंसुलेटेड होते हैं, और इंसुलेटेड होने पर इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हमको चाहिए ऐसा जो कंडक्टर हो। तो कंडक्टर में अगर हम क्या यूज करते हैं तो कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये अच्छे कंडक्टर हैं। लेकिन इनके बारे में आप देखिए, तांबे के तार आपने घरों में देखे होंगे, तार लगाते हैं सामान्यतः जो घर में अंदर वायरिंग होती है वो तांबे के तार होते हैं। तो तार को तार के साथ अमेटने के लिए हम प्लास का यूज करते हैं। जैसे हमने उसको अमेट दिया कि तार वापस राउंड खुल जाता है उसका, तो नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि वो उस इसके अंदर रिजिडिटी इतनी होती है, दृढ़ता इतनी होती है कि मोड़ दिया तो वैसा का वैसे ना बना रहेगा। सेम कंडीशन एल्युमिनियम की है। तो हम एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर अगर इनका यूज करते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं, तो ये कुंडली एक ही बार घूमेगी और काम खत्म, उसका दोबारा हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए इस पर विचार किया गया। तो हमको क्या चाहिए कि ये जिसके अंदर इसका बार बार उपयोग किया जा सके। तो हम यहाँ पर एक अलॉय यानी मिश्रित धातु है, उसका नाम है फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज एक अलॉय होती है, इसका यूज करते हैं, इसकी एक स्ट्रिप यानी पत्ती लगाते हैं, पूरी पत्ती लगाते हैं, चौड़ी सी एक पत्ती नुमा एक स्ट्रिप लगाते हैं, जिससे हम इस कॉइल को हम सस्पेंडेड करते हैं। अब कॉइल सस्पेंडेड है, ये हमने लटका दी घूम गई, लेकिन इसके अंदर घूमना शुरू हुआ, कहीं घूमने की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन यानी दोलन प्रारंभ ना हो जाए। तो इसको दोलन को रोकने के लिए, इसके वाइब्रेशंस को रोकने के लिए हम क्या काम करते हैं? नीचे एक स्प्रिंग लगा देते हैं। एक स्प्रिंग लगा देते हैं और इसको भी रिजिड एंड से लगा देते हैं, कर दिया, यानी फिक्स एंड रहे, यहाँ पर लटका देते हैं। तो ये जो स्प्रिंग हमने लटकाई है, स्प्रिंग जो लगाई है वो भी किसकी होती है? वो भी फॉस्फर ब्रॉन्ज की होती है, ठीक है, जिससे इसकी रिजिडिटी, दृढ़ता ज़्यादा बनी रहे, टूटे नहीं और बिना उसके मरोड़ आए, बिना ऐंठन आए, ये लंबे समय तक इसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। ठीक, ये काम हमने किया। अब मैग्नेटिक फील्ड हमको करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने जब टॉपिक हमने पढ़ा था टॉर्क के बारे में, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने प्लेन लिए थे, जैसे दीवार होती है सरपट, ऐसे प्लेन हमने लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि वो कॉइल किसी भी कंडीशन में घूमकर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाए, समांतर आ जाएगी तो टॉर्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होने पर टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन अगर ये इस कंडीशन में लगा देंगे तो एक थोड़ा सा घूमेगा और खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बना रहे, घूम कर ये कहीं भी पहुंच जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो पोल लगाते हैं तो प्लेन ना लगाकर उनको थोड़ा सा कर्व्ड कर देते हैं। तो ये जो हमने पोल यूज किए हैं ये सीधे ना लेकर कैसे होते हैं? कर्व्ड सरफेस होते हैं। ये कर्व्ड हमने ले लिए, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है वो मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये कर्व इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है हमेशा परपेंडिकुलर नहीं अलोंग टू द रेडियस होती है। तो ये हमने मान लिया नॉर्थ पोल और ये हमने मान लिया साउथ पोल। तो अब ये व्रत है, जैसे ये कर्व हो गया, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा लंबवत रहेगा, हमेशा दिशा कैसे रहती है? केंद्र की तरफ, टुवर्ड द सेंटर। तो डायमेट्रिक जो इसका डायमीटर होता है अकॉर्डिंग टू डायमीटर यानी त्रिज्या या व्यास के अनुदेश होता है। इसलिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसको बोलते हैं हम त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र यानी रेडियल। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है।
ये अपने यहाँ तक का काम कर लिया। अब उसके बाद क्या काम करना होता है, तो उसके बाद ये है कि ये जो दोनों एंड हैं, एक हमने मान लिया x और एक मान लिया हमने ये y, इसको हम जोड़ते हैं वायर के थ्रू उन टर्मिनल से जहाँ से हमको गैल्वेनोमीटर को किसी एक्सटर्नल सर्किट में यानी बाह्य परिपथ में जोड़ना है। टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 इन दोनों से हमने इसको जोड़ दिया। एक तार यहाँ से जोड़ दिया, धारा निकल के आएगी, इसमें से निकल कर यहाँ पर चली जाएगी। एक चीज़ और आती है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ करंट जाएगा उसको, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं इतना ज़्यादा ना हो जाए कि इस कॉइल को जला देता है। ये कंडीशन आप इंडक्शन चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने की वजह से इसके अंदर एडी करंट यानी भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो जाए जिससे ये कॉइल जल जाए, उसको बचाने के लिए इसके अंदर में कोर लगाते हैं जो सॉफ्ट आयरन की होती है। क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसलिए यहाँ पर जो कोर लगाते हैं वो भी कैसे लगाते हैं, हम सिलेंड्रिकल लगाते हैं। तो एक सिलेंड्रिकल हमने इसके अंदर कोर, चल नहीं रही चौक इसमें, कोई बात नहीं है, इस तरीके से हमने इसके अंदर सिलेंड्रिकल एक कोर लगा दी। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रोड। तो सॉफ्ट आयरन की होती है, नरम लोहे की, ये कोर लगाती है। इसका काम क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है हाइपर, उसको अब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और इसकी वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सा काम है। बाकी काम जैसे टर्मिनल T1 और T से जोड़ा, अब इसके बाद वर्किंग शुरू होती है। बाकी तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया कि एक मेटेलिक एल्युमिनियम की, कॉपर की हम फ्रेम लेते हैं जो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है यानी आयताकार होता है, PQRS। उसको हम लटकाते हैं। लटकाने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो पत्ती बनी है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। नीचे स्प्रिंग लगा देते हैं, वो भी फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए। ये X और Y के जो दोनों सिरे हैं, जो रिजिड सरफेस हैं, कठोर सिरे, दृढ़ सिरे हैं, उनसे हम इसको बांधते हैं और क्या करते हैं, इनमें टर्मिनल से जोड़ देते हैं। किसी तार T1 और T2 से तारों के द्वारा जोड़ देते हैं जिससे हम इसको एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ें। चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहे, यूनिफॉर्म रहे और हमेशा लंबवत रहे, इसलिए यहाँ पर हम त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसके वक्राकार पृष्ठ यानी कर्व सरफेस लेते हैं पोल के। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर थी, वो और है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल, उसकी कितना घूमा उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करते हैं, अभी जब वर्किंग करेंगे तब तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा करेक्शन और करेंगे, डायग्राम में वो बनाएंगे। तो समझिए, इसको एक्सटर्नल सर्किट से हमने जोड़ दिया है। काम क्या है इसका, धारा मापी तो करंट की वैल्यू को मापती है, और करंट की केवल वैल्यू नहीं नापती, करंट की डायरेक्शन को भी नापती है। जब गैल्वेनोमीटर आपको बताया था कहाँ पर, जब हमने यूज किया था उसका व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कंडीशन में, हमें मीटर ब्रिज का यूज किया था और पोटेंशियोमीटर का, यानी विभव मापी और मीटर से थी। जब हमने उपयोग किए थे तो उसमें धारा मापी का उपयोग किया था, तब बताया था सुई इधर भी घूमती इधर भी घूमती है। वो दूसरे टाइप की गैल्वेनोमीटर होती है, वो दिशा भी बताती है और उसकी मात्रा भी बताती है। तो गैल्वेनोमीटर का काम केवल डायरेक्शन नापने का नहीं है, केवल मेजरमेंट करने का नहीं है, उसके अलावा उसकी डायरेक्शन भी नापती है। तो कैसे नापती है उसको समझेंगे। तो इसको सर्किट को हमने जोड़ दिया, हमने माना I करंट लगाया और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स N है। तो क्या काम करेगा कि पूरी की पूरी कॉइल घूम जाएगी, रोटेशन होगा तो एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना है, NIAB sin थीटा, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। इसके अंदर जितने तार हमने लपेटे हैं उनकी संख्या है, 1 है तो 1, 10 है तो 10, 50 है तो 50। I है जो हमने करंट इसको दिया, A है इसका एरिया, इस जो कॉइल है उसका एरिया, और B है मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें उत्पन्न हुआ है इन पोल की वजह से, और ये साइन थीटा है। और चूंकि ये हमेशा त्रिज्य है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, NIAB। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 लगाएं तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू NIAB। क्लियर। अब उसके बाद समझने की बात है कि ये जो हमने स्ट्रिप लगा रखी है, ये पत्ती लगा रखी है, इसका एक सिरा तो फिक्स है और दूसरे सिरे पे कॉइल लटकी है। ये हम घुमाएंगे तो इसके अंदर मरोड़ आएगी, तो एक हिस्सा तो फिक्स रहेगा, दूसरे हिस्से के अंदर ऐंठन आएगी। जैसे मैं कपड़े को लेकर आपको एक बार समझाता हूँ। जैसे ये स्ट्रिप हमने ले रखी, ये सिरा तो हमने फिक्स कर रखा है, ये इस तरीके से ये फिक्स है, और जैसे ये घूमा तो इसके अंदर मरोड़ आएगी। जैसे रस्सी में आती है, झूला वाली में या बाकी किसी धागे में आती है, तो ऐसे ये मरोड़ आएगी।
तो मरोड़ आईपी इसका मतलब इसके अंदर भी कोई ना कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो वो टॉर्क कितना होता है, वो टॉर्क समझ लीजिए। तो जो बल लागू है टॉर्क इन स्ट्रिप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है, पत्ती है, उसके अंदर टॉर्क कितना आता है। तो यहाँ एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ये आप 12th के बाद की क्लासेस में मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो रिजिडिटी के अंदर होता है, तो टॉर्क होता है C × फाई, वेयर C इज द क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। हियर C इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, सॉरी, ये कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होता है। तो कोई भी धातु जिसका हम यूज कर रहे हैं उसकी रिजिडिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फाई होता है एंगल ऑफ रोटेशन, कितना रोटेशन कर रहा है, कितना घूम रहा है, उसका कोण, ये पत्ती कितना घूम गई। जैसे ये कंडीशन है यहाँ पर, ये और ये घूम कर यहाँ पर पहुंची, तो मूल स्थिति से इन दोनों के बीच कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो तो कोण है वो फाई होता है, ये एंगल, तो ये फाई होता है। ठीक है, अब ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करते हैं, देन वी गेट NIAB इज इक्वल टू C फाई। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, C फाई अपॉन NAB। तो करंट I की वैल्यू कितनी है, तो C फाई अपॉन NAB के बराबर होती है। करंट है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एम्पियर। यहाँ C हमको पता है, जो धातु हमने यूज की है। N हमको पता है, इससे फेरे कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया हमको पता है, B मैग्नेटिक फील्ड पता है। अगर हमको किसी तरीके से फाई की वैल्यू पता लग जाए तो हम वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो बची CNAB, तो C जो मटेरियल हमने यूज किया उसके लिए फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, एरिया फिक्स है, B फिक्स है। तो हियर C अपॉन NAB आर कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट हम इसको न्यू कॉन्स्टेंट मान लेते हैं और K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इक्वल टू K फाई, और K को बोलते हैं इसका कोफिशिएंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, कोफिशिएंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी धारा मापी का नियतांक, धारा मापी गुणांक या नियतांक, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ जगह गुणांक लिखा हुआ है, कुछ जगह नियतांक लिखा हुआ है एक ही बात। तो K तो हमको पता है, अगर हमको किसी तरीके से फाई पता लग जाए तो हम I की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर फाई कितना कोण घूमा, ये पत्ती, ये नापने के लिए यहाँ पर अब थोड़ा सा यहाँ पर जुगाड़ किया गया। तो जुगाड़ क्या किया गया, इसके ऊपर एक मिरर लगाया, दर्पण, समतल दर्पण, ये हमने एक मिरर लगा दिया। एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण हम इसके अंदर लगा देते हैं। ये मिरर क्या लगाते हैं, तो मिरर इस तरीके से लगाया जाता है कि जैसे ये स्ट्रिप है और सामने कोई लाइट का सोर्स लगा दी और एक स्केल लगा दी, लाइट इससे टकराई और यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में प्रकाश आएगा और टकरा कर परावर्तित होकर वापस रिफ्लेक्ट होकर जीरो एंगल पर जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर ये घूम गया इधर, तो आया लाइट यहाँ से और चली इधर गई, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन इन दोनों के बीच का एंगल I और R, इन दोनों का सम कर देंगे। I और R बराबर होते हैं, एंगल I इक्वल टू एंगल R, एक ही मीडियम है। तो I की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, R की वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी, तो उसका जो डबल हो जाएगा, I का 2 गुना कर देंगे तो हमको वो मिल जाएगा फाई। तो फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, I प्लस R के बराबर। तो ये हम किससे नाप लेते हैं, मिरर से, और इस मिरर का यूज करते हुए हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से धारा का मापन हम कर सकते हैं। तो ये धारा इस तरीके से इस परिपथ के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया निलंबित कुंडली धारा मापी। ठीक है, अब दूसरा इसका जो दूसरी जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दूसरे टाइप का गैल्वेनोमीटर, उसका नाम है पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी कीलकित कुंडली धारा मापी। थैंक यू।